हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही थी, तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पाई है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने वीडियो बना नहीं पाई थी, इसलिए मैंने उसे अपलोड नहीं कर पाया। तो ऑफलाइन वाले पेपर जो हुए थे उनको मैंने सॉल्व करवा दिया था जनवरी 2021 तक। जनवरी 2021 तक ऑफलाइन पेपर हुए थे, तो मैंने उनको सॉल्व करवा दिया था। उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन वाला पेपर भी सॉल्व करवाया था। ये दूसरा ऑनलाइन वाला पेपर है, तो ऑनलाइन वाले पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ। इसके बाद दो ऑफलाइन वाले पेपर और बचते हैं, जो 20 अगस्त 2023 को हुआ था, और अभी जो लास्ट पेपर हुआ है 21 जनवरी 2024 को। तो ये दो ऑफलाइन वाले पेपर और बचे हुए हैं, इनको भी मैं सॉल्व करवा दूंगी। पहले कुछ ऑनलाइन वाले पेपरों को भी सॉल्व मैं करवा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, और हाँ, वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। पहला विकल्प है मुख्य न्यायिक अधिकारी, दूसरा है मुख्य बैंकर, तीसरा है मुख्य व्यापारी और चौथा है मुख्य शिल्पकार। तो गुप्त काल में शिल्पकारों और कारीगरों को संघों में संगठित किया जाता था, जिन्हें श्रेणी के रूप में जाना जाता था, जिसका नेतृत्व एक प्रमुख कारीगर या शिल्पकार द्वारा किया जाता था, जिसे प्रथम कुलिक कहते थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वो भूर्ज यानी बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी सूक्त लिखी गई। पहला विकल्प है कश्मीर, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बंगाल और चौथा है बिहार। तो भूर्ज की छाल कश्मीर में पाई गई, जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई। पहला विकल्प इसमें सही है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वह ऋग्वेद है। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? पहला विकल्प है सिल्लापदिकरम, दूसरा है वलैयापति, तीसरा है मणिमेकलई और चौथा है पेरियापूर्णम। तो पेरियापूर्णम वह कृति है जो हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? यानी जो गलत लिखा हुआ है उसे बताना है। तो खजुराहो चंदेल, ये तो सही है। एहोल चालुक्य, ये भी सही है। कांचीपुरम पल्लव, ये भी सही है। लेकिन महाबलीपुरम चोल, ये गलत है, क्योंकि महाबलीपुरम जो संबंध है उसका वह किससे है? पल्लव वंश से। चोल लिखा हुआ है, यही गलत है और गलत ही पूछा गया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। तीसरा है वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो इसमें पहला जो है वह गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया है। तो तवारीख जो है फारसी में लिखे गए हैं, इसलिए पहला गलत है। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, सही है। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 सही हैं, दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? पहला विकल्प है सूर सागर, दूसरा विकल्प है सूर सारावली, तीसरा विकल्प है साहित्य रत्ना और चौथा विकल्प है साहित्य लहरी। तो सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य रत्ना इनकी रचना नहीं है और नहीं है पूछा गया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए में लिखा है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण लिखा है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेलार कहा जाता था? पहला विकल्प है महाराष्ट्र क्षेत्र, दूसरा है तमिल क्षेत्र, तीसरा है पंजाब क्षेत्र और चौथा है बंगाल क्षेत्र। तो भूस्वामियों को वेलार कहा जाता था तमिल क्षेत्र में, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें वेलार कहा जाता था और जो साधारण हल चलाने वाले होते थे उन्हें ओझावर के रूप में जाना जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कथन ए तथा बी को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। कथन ए में लिखा है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। कथन बी में लिखा है, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो दोनों ही कथन एकदम सही लिखे हुए हैं, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि दोनों ही सही हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगर आपने एनसीईआरटी वाली क्लास देखी है तो आप लोग समझ जाते होंगे कि प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सभी उसी में बताया है। मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास 6 और 7 कंप्लीट पढ़ा दी है, क्लास 8 बची हुई है, उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी। अगला प्रश्न है, पूर्व मद्रास में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। पहला विकल्प है प्रार्थना समाज द्वारा, दूसरा है आर्य समाज द्वारा, तीसरा है ब्रह्म समाज द्वारा और चौथा है युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो वेद समाज के बारे में भी तो कुछ जानना आवश्यक है। वेद समाज 19वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में एक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना और एकेश्वरवाद, तर्कवाद और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। आंदोलन की स्थापना तमिल ब्राह्मणों के एक समूह द्वारा की गई थी जिसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय और बाद में केशव चंद्र सेन ने किया था। तो यह जो समाज था यह प्रेरित था ब्रह्म समाज से। तीसरा विकल्प इसमें सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मा राम पांडुरंग ने। तो ये भी साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में लिखा है, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कथन आर में लिखा है, यानी कारण आर में लिखा है, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। तो दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। पेरियार जो थे तो ये जो मनु संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के वे आलोचक थे और पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। दोनों कथन सही है और कारण एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है, ऑनलाइन वाले पेपर में भी और ऑफलाइन वाले पेपर में भी, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प है कैनिंग, दूसरा विकल्प है डलहौजी, तीसरा विकल्प है हार्डिंग और चौथा विकल्प है एल्जिन। तो 1856 में
गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों में से किसी को भी बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। पहला विकल्प इसमें सही है, कैनिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? पहला विकल्प है अंग्रेजी, दूसरा विकल्प है बंगला, तीसरा विकल्प है मराठी और चौथा विकल्प है उर्दू। तो केसरी अखबार जो था ये मराठी भाषा में छपता था, तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो केसरी एक मराठी भाषा का अखबार था जिसकी स्थापना 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तीसरा विकल्प इसमें सही है। बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे ऑनलाइन वाले पेपर में, इस वाले पेपर में आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए? पहला विकल्प है 1909 एक्ट, दूसरा है 1919 एक्ट, तीसरा है 1935 एक्ट और चौथा है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो 1935 के एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। ये ग्रह लिखे हुए हैं, ये चंद्रमा की संख्या यानी कि उनके उपग्रहों की संख्या लिखी हुई है। मंगल 2 ये सही है, बृहस्पति 53 ये गलत है, यूरेनस 52 और नेपच्यून 13 ये सही है। बृहस्पति के ग्रहों की संख्या बढ़ गई है, लगभग 95 हो गई है। तो ये जो है बी नंबर इसमें गलत लिखा हुआ है और गलत ही पूछा गया है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि? पहला विकल्प है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, दूसरा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तीसरा है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और चौथा है पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, इसका कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, दिन रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन रात होते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ऋतु परिवर्तन का कारण होता है। तो इस प्रश्न के साथ जो और 2 प्रश्न बताए हैं उनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? पहला है सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा है विंध्य श्रेणी, तीसरा है सह्याद्री और चौथा है नीलगिरी। तो दक्कन का पठार पश्चिमी भाग पर सह्याद्री से जुड़ा हुआ है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। सह्याद्री पर्वतमाला है, इसे पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत के पश्चिमी तट के समांतर फैली है, जो गुजरात से केरल तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये बातें, पश्चिमी घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, तो ये भी याद रखिएगा, इसे ही सह्याद्री कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। संगमरमर इसे मिलाएंगे कायांतरित सेल से, चौथे से। बलुआ पत्थर इसे मिलाएंगे अवसादी सेल से। कोयला इसे मिलाएंगे जीवाश्म ईंधन से और ग्रेनाइट आग्नेय सेल से। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नीचे लिखा है उपर्युक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही है, यानी जो सही है वह बताना है। तो चलिए चेक करते हैं कौन सही है। तटबंध घटक लिखा है पवन, तो ये पवन से नहीं बनते। तटबंध जो है प्राकृतिक या मानव निर्मित लकीरें हैं जो नदियों या अन्य जल निकायों के किनारे बनते हैं। तो ये तो गलत हो गया पहला। दूसरे में लिखा है स्टैक समुद्री तरंग, तो स्टैक चट्टान के ऊंचे खंभे हैं जो समुद्र की लहरों के क्षरण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो ये तो सही है।
छत्रकशैल नदी। तो छत्रकशैल के घटक नदी नहीं है। छत्रकशैल शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं और हवा से कटाव की प्रक्रिया के कारण बनते हैं। ये भी गलत हो गया। हिमोड़ हिमनद, तो ये सही है। हिमोड़ हिमनद ये घटक इसका सही लिखा हुआ है। जो हिमोड़ होते हैं हिमनदों द्वारा जमा किए गए हिमनदों के मलबे की लकीरें या टीले हैं। तो बी और डी सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? पहला है अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है वायु दाब एवं पवनें और चौथा है समुद्र से दूरी। तो लद्दाख की वायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। जो कारक इसके लिए उत्तरदायी है वह है ऊंचाई। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो लद्दाख हिमालय में उच्च ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर से अधिक है। तो यही कारण है इसका कि यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए में लिखा है कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। कारण में लिखा है ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन ये जो कारण लिखा है ये कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही तो दोनों ही हैं। अब ये व्याख्या सही क्यों नहीं कर रहा है? इसमें लिखा है ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। भारी कहना तो सही नहीं है, लेकिन वायु जो है सघन होती है, उसके अणु पास पास होते हैं, इसीलिए ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? पहला विकल्प है समाचार पत्र, दूसरा है रेडियो, तीसरा है सेल्यूलर फोन और चौथा है टेलीविजन। जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। सेल्यूलर फोन जो है यह जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? पहला विकल्प है यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया। तीसरा है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और चौथा है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका। तो भूमध्य सागरीय प्रकार की जो वनस्पति होती है कैसी होती है? गर्म, शुष्क, ग्रीष्मकाल और हल्की गीली सर्दियों वाली विशिष्ट जलवायु वाले क्षेत्रों में ये पनपती है। इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। तो फिर यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पर सवाना, वन और घास के मैदान वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति पाई जाती है। चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। उपर्युक्त में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये जानना आवश्यक है कि नवीकरणीय संसाधन होते क्या हैं। तो वे संसाधन जो निरंतर उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होते नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो समाप्त हो जाने पर तुरंत प्रस्थापित नहीं किए जा सकते अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो इसमें नवीकरणीय पूछा गया है, यानी कि जो निरंतर उपयोग करने के बाद भी समाप्त ना हो। तो ऐसे कौन कौन से हैं इसमें? अभ्रक की समाप्ति हो सकती है, ये नहीं है। वन है, प्राकृतिक गैस समाप्त हो सकती है, तो ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। मृदा है, जल है, यानी कि ए नहीं, बी, डी और ई। तीसरा विकल्प इसमें सही है, बी, डी और ई। अगला प्रश्न है, मृदा के विचरण यानी गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? पहला है मूल चट्टान, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरा है जलवायु संबंधी कारक और चौथा है समय। विकल्प ये दिए गए हैं।
तो मृदा के विचरण यानी गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मूल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक। ए और सी यानी कि चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। पहला विकल्प है साहूकार और छोटे किसान, दूसरा है छोटे किसान और खेतीहर मजदूर, तीसरा है भूमिहीन खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता, और चौथा है ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। तो कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में लिखा है लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम यानी मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण लिखा है संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो स्वतंत्र मीडिया का मतलब है कि किसी को भी इसके समाचारों के कवरेज को नियंत्रित या प्रभावित नहीं करना चाहिए। किसी भी मीडिया को यह नहीं बताना चाहिए कि किसी समाचार में क्या शामिल किया जा सकता है और क्या नहीं। लोकतंत्र ए में एक स्वतंत्र मीडिया महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया का बहुत बड़ा स्थान होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार काम करती है पर। पहला विकल्प है वार्ड स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर, और चौथा है क्षेत्रीय स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो भारत में सरकार काम करती है राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। बी और सी यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो राज्य की अपनी अपनी सरकारें होती हैं। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में शासन के विभिन्न पहलुओं के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये होता है राज्य स्तर। राष्ट्रीय स्तर क्या है? राष्ट्रीय स्तर भारत की केंद्र सरकार को संदर्भित करता है। बी और सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कौन सरपंच की तरह काम करता है? पहला है ग्राम सभा का सचिव, दूसरा है खंड विकास अधिकारी, तीसरा है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य, और चौथा है बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो सरपंच की तरह कार्य करता है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लेबर चौक किसे कहते हैं? पहला विकल्प है ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, दूसरा है ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, तीसरा है ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, और चौथा है ऐसी जगह जहां मजदूरों को रैन बसेरा दिया जाता है। तो लेबर चौक उसे कहते हैं ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। ये लोग उसी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं, दिहाड़ी मजदूर, जिसको भी आवश्यकता होती है दिहाड़ी मजदूरों की, तो वो उसी स्थान पर जाते हैं, लेबर चौक जिसे कहते हैं, और वहाँ से मजदूरों को कार्य के लिए ले जा सकते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए में लिखा है बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, और कथन बी में लिखा है व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है, ये तो सही है। लेकिन यह व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है, ये गलत है। केवल ए सही है, इसमें पहला विकल्प सही है। तो घरेलू उत्पादन प्रणाली के तहत बुनकरों को व्यापारी द्वारा बहुत कम भुगतान किया जाता है। बुनकरों की सहकारी समितियां व्यापारियों पर निर्भरता कम करने और बुनकरों के लिए उच्च आय अर्जित करने का ये एक तरीका है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण है व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं।
तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इसमें सही है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता और व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला विकल्प है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, ये कानूनी अधिकार बन गया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत ये प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना ये अधिकार उसी के अंतर्गत आएगा। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि मौलिक। अगला प्रश्न है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? पहला है नौकरशाही में लाल फीताशाही, दूसरा है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, तीसरा है अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है और चौथा है आरोपी को जमानत दे देना। तो इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा जो है मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी समस्या को दर्शाता है। तो यह समस्या है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो फिल करना है यहाँ पर के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला है वनवासी, दूसरा है अनुसूचित जनजाति, तीसरा है पेपर मिल मालिक और चौथा है जानवर अधिकार कार्यकर्ता। तो 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ए और बी, तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो एसएसटी के जितने भी प्रश्न थे उन सबको सॉल्व कर लिया है। एसएसटी पेडागोजी के प्रश्न मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगी। तो आज का ये पेपर जो था इसमें एसएसटी के जो भी प्रश्न थे उनको सॉल्व करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यदि किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।